बच्चों, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का प्रथम इकाई को अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम इकाई के तहत हमने भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता का अध्ययन किया। आज हम द्वितीय इकाई, जिसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण, इसके तहत 2 अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। तीसरा अध्याय है हमें संसद क्यों चाहिए और चौथा अध्याय कानूनों की समझ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम इस यूनिट का दूसरा अध्याय, हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर जो सरकार होती है वो सरकार शासन चलाती है, यानी कि सरकार का चयन कौन करता है? जनता करती है। तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्सा हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नागरिकों को अपनी सहमति देने का अधिकार होता है, साथ ही निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता निभाने और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति से ही सम्मिलित रूप से भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप धारण करता है। यानी इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं। पहली बात तो नागरिकों की सहभागिता, दूसरी बात लोकतांत्रिक सरकार के प्रति लोगों की आस्था, यानी कि सरकार में और साथ ही सार्वजनिक जितने भी स्थल हैं उनके प्रति नागरिकों की आस्था होना जरूरी होता है। किसके लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्य रूप से क्या है भाई? नागरिकों की आस्थाओं का एक केंद्र माना जाता है। समझ में आया? तो बच्चों, यहाँ पर जो होता है, अगर हम बात करें संसद की, तो संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र क्यों होता है बच्चों? क्योंकि संसद ही वो जगह होती है जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और वो ही जनता से संबंधित मामलों का निर्णय निर्माण करते हैं। समझ में आया? यानी कि जनता के जितने भी जनता के लिए जो कार्य होते हैं वो सभी संसद के माध्यम से किए जाते हैं। यानी संसद क्या है? संसद ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, हमारी जो संसद है वो देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने, साथ ही सरकार का जो निरंकुशतावाद होती है, सरकार पे जो अंकुश लगाने का कार्य कौन करती है? संसद ही करती है। ये दोनों कार्य संसद के हैं। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और संविधान का मूल बिंदु माना जाता है। कोई संसद ही हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है, साथ ही संविधान का केंद्र तत्व होता है। तो संसद हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए आवश्यक इसीलिए होती है क्योंकि संसद के माध्यम से ही जनता के प्रतिनिधियों को चुन के सरकार का संचालन या पूरे शासन का संचालन किया जाता है। जो सरकार जनता की भागीदारी को क्या करती है? निर्धारित करती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अब बच्चों, इसके लिए अगर हम ये कहें कि जो लोग होते हैं वो ही सरकार का चयन करते हैं, वो ही सहमति जताते हैं, वो ही कोई फैसला लेते हैं, तो ऐसा क्यों जरूरी है कि लोगों के द्वारा ही फैसला लिया जाए? क्यों लोगों के द्वारा फैसला लेना क्यों आवश्यक है? साथ ही सरकार में नागरिकों की हिस्सेदारी होना क्यों जरूरी है? बच्चों, इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेजों की सत्ता थी और अंग्रेजों की सत्ता के तहत जो शासन चल रहा था वो एक निरंकुश और तानाशाही शासन था। ऐसे में लोग भयभीत रहते थे, अपनी कोई भी लाभ की बात लोगों को सरकार तक पहुंचाने का क्या मौका ही नहीं मिलता था। तो इसलिए लोगों ने जब आज़ादी की प्राप्ति के लिए, एक स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के लिए संघर्ष किए और बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बढ़ाने के जो विचार थे उनके बारे में अनुभव कर लिया था। तो जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने यह बात निर्णय कर ली थी, उन्होंने इस बात का संकल्प ले लिया था कि हमारी जो पूरी जनता है वो इस लोकतंत्र में हिस्सेदारी निभाने के काबिल है। इसीलिए लोगों को फैसला लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए और लोग ही अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो इसलिए
स्वतंत्रता से पहले ही ये बात निर्धारित हो गई थी, जो हमने संविधान के प्रारंभ वाले पाठ में पढ़ी थी, कि संविधान में भी यह बात उल्लेखित है कि हमारा देश किसका होगा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का होगा, यानी लोकतांत्रिक शासन होगा यहाँ पर। तो इसलिए लोगों को फैसला लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों इससे उचित सरकार के चयन के लिए लोगों का फैसला लेना जरूरी है। दूसरा, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार को यह पता होता है कि अगर उन्होंने जनता की भागीदारी का सम्मान नहीं किया, जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से नहीं किया, तो अगली बार सरकार में उनका पद नहीं रहेगा। इसलिए सदैव सरकार में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं। अब बात आती है कि जो विधायिका में जो लोगों का हिस्सा बढ़ा, यानी कि लोगों ने जो फैसला लेने की जो एक मांग की, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? बच्चों ये अंग्रेजी शासन के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। अंग्रेजों ने जो विधायिका बना रखी थी उसमें लोगों को, भारतीय लोगों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने व प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। देखो बच्चों, जब अंग्रेजी सत्ता थी तो उस दौरान निर्वाचित सदस्य विधायिका में नहीं होते थे, बल्कि अंग्रेजी सत्ता द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्ति होते थे। तो 1885 में हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने यह मांग की थी कि इस विधायिका में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए जो कि भारतीय होने चाहिए, जिनको किस किस का अधिकार होना चाहिए, सरकार से प्रश्न पूछने का, यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है उनके प्रश्न वह पूछ सकते हैं। साथ ही जो उनका बजट निर्धारण होता था, कार्यों में अलग अलग कार्यों के लिए पैसा लगाने का जो बजट आता था, उसके बारे में भी निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए, भारतीय लोगों को। इसलिए ये मांग की गई थी 1885 में। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई थी। 1909 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पारित किया अंग्रेजी सरकार ने, जिसमें कुछ हद तक तो क्या दे दिया गया था, निर्वाचित सदस्यों को सीट दे दी गई थी। लेकिन बच्चों, ये जो उनको अधिकार दिया गया था ये एक दबाव में दिया गया था, और इस दबाव में ये जो अधिकार दिया गया था यह बहुत ही कम मात्रा में था। यानी सभी वयस्कों को यहाँ पर न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यानी जो संसद के अंदर या जो विधायिका के अंदर चुने गए लोग थे भारतीयों के, जो बहुत कम थे, उनको न तो वोट देने का अधिकार था, सामान्य जनता भी वोट नहीं दे सकती थी, और न ही क्या था, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार था। यानी कि जो निर्णय किए जा रहे थे वो सभी अंग्रेजी सत्ता के द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन बच्चों, उसके बाद में भारत आज़ाद हुआ, और भारत के आज़ाद होने के साथ में जब भारत में नया संविधान बना तो उस संविधान के तहत भारत के सभी लोगों को सरकार में हिस्सेदारी निभाने का समान मौका मिला, और एक अधिकार हमें प्रदान किया गया जिसका नाम था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि सभी लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं वो मतदान कर सकते हैं और सरकार में अपनी हिस्सेदारी जता सकते हैं, यानी सरकार के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत हमें अधिकार प्रदान किया गया। तो इससे बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जो विधायिका की नींव पड़ी वो कब से पड़ी और कहाँ पर आकर उसको हमने पूरी तरीके से अपना लिया। ठीक है, तो लोग और उनके प्रतिनिधि, ये बात आती है कि जो लोग होते हैं उनको सहमति का क्या उनका अर्थ होता है, साथ ही उनके प्रतिनिधि जो चुनते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, इसका हम एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से अध्ययन करते हैं। लोगों की जो होती है बात वो एक सहमति से होती है, यानी कि लोगों की सहमति या उनका जो विचार होता है वो ही हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, एक प्रस्थान बिंदु होता है। प्रस्थान बिंदु का मतलब यानी जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, लोगों की सहमति से।
यानी कि लोग अपनी चाह रखते हैं या अपनी सहमति रखते हैं या फिर सरकार में अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं, उसे ही हम लोगों का मत कहते हैं। कहें कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, लोग महत्वपूर्ण हैं, वहाँ के नागरिक महत्वपूर्ण हैं जो अपनी सहमति लोकतंत्र और सरकार के प्रति दिखाते हैं। सहमति का अर्थ होता है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भी होता है वो होता है व्यक्ति या नागरिक। इसीलिए जो व्यक्तियों के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी उसी से होता है। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हो गई। पहली कि जो लोकतंत्र की जो गठन होगा वो नागरिकों की सहमति से होगा। दूसरी बात, नागरिकों को आस्था होनी चाहिए लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें। साथ ही जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, सरकार के जो स्थल हैं, उनमें भी लोगों की आस्था होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार में जब लोगों की आस्था ही नहीं रहेगी तो सरकार का औचित्य ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही, इसीलिए तो लोगों की आस्था सरकार में नहीं है। और न ही सार्वजनिक स्थलों में अगर आस्था नहीं रहती, इसका मतलब सार्वजनिक स्थल भी लोगों के अनुसार, लोगों के भले में कार्य नहीं कर रहे। तो ये दोनों कार्य होना हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार को मंजूरी कैसे देते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक में सरकार का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है बच्चों? इसको जानने से पहले आपको ध्यान हो कि आपने कक्षा 7 में राज्य विधायिका का अध्ययन किया था, उसमें भी हमने राज्य सरकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि किस तरीके से हम सरकार का चयन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? चयन करने के लिए चुनाव करते हैं, यानी मतदान करते हैं। जनता जो भी होती है वो अपने अपने जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर चुनाव क्षेत्र होता है, वहाँ पर वो अपने जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए मतदान करते हैं। आपने देखा होगा मतदान वाले दिन लोग अपना वोटर आईडी कार्ड लेके मतदान करने जाते हैं। कौन लोग जाते हैं? जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हों, यानी वयस्क हों। सबसे पहले वो मतदान करते हैं। मतदान करने के बाद क्या होता है? उनके मत के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। यानी कि जिस प्रतिनिधि को सर्वाधिक मत की प्राप्ति होती है वो विजयी घोषित हो जाता है। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सारे जो चयनित प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ जाते हैं? संसद में। यानी वो सभी संसद के सदस्य होते हैं। तो संसद क्या होता है? संसद इन्हीं चयनित प्रतिनिधियों का एक समूह होता है और यही समूह पूरे देश की शासन के लिए कानूनों का निर्माण करता है। लोगों के लिए कानूनों का निर्माण इसी संसद के द्वारा किया जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अब बच्चों, जो सरकार होती है उसका मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। साथ ही उसको निर्देशित करने का कार्य, सरकार को निर्देशित करने का कार्य भी संसद का ही होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने ही मिलकर सरकार का संचालन किया। सबसे पहले लोगों ने प्रतिनिधियों को चुना। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोगों ने मतदान किया। प्रतिनिधियों के चुनने के बाद में संसद का निर्माण हुआ। संसद के अंदर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सरकार को निर्देशित किया और मार्गदर्शन किया। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कौन चला रहा है? जनता के द्वारा चलाई जा रही है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के सभी लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का निर्वहन किया जा रहा है। यहाँ पर हम भारतीय संसद का परिचय प्राप्त करते हैं। यह देखो बच्चों, भारतीय संसद का आपको एक भवन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे हम संसद भवन कहते हैं। और संसद भवन कहाँ है हमारे देश का? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए हमारे राज्यों का, तो राज्य विधानसभा होती हैं जो अपने अपने राज्यों की राजधानी में होती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा कहाँ है? जयपुर में। हम अभी बात कर रहे हैं संसद की, तो हमारा जो संसद भवन है वो है दिल्ली में। बच्चों, यहाँ पर इस चित्र के अंदर आपको भारतीय संसद यानी सर्वोच्च कानून निर्मात्री जो संस्था है
उसके चित्र के साथ साथ में उसका पूरा गठन दिखाया गया है। भारतीय जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं बच्चों। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए कि 3 अंग कौन कौन से होते हैं। 2 तो होते हैं इसके सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। और तीसरा इसका जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। ध्यान से सुनो कि 3 अंग कौन कौन से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और अगर ये पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन होते हैं 2। कौन कौन से, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। राष्ट्रपति सदन का हिस्सा नहीं होते, संसद का हिस्सा होते हैं। न तो वो सदन के जो बैठकें होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो संसद के सदस्य इसलिए होते हैं, अंग इसलिए होते हैं क्योंकि संसद में जो भी कानून बनाए जाते हैं उनमें अंतिम रूप से जो अनुमति प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति से ही प्राप्त होती है। यानी ये कहें कि कोई भी कानून जब तक लागू नहीं होता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति जाहिर न कर दें। तो इस तरीके से हमारी संसद 3 अंगों से मिली है। अब हम बात करते हैं इनकी सदनों की। जो इसका जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। बच्चों इसके अंदर जो अभी जो हमारी राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं। वैसे देखा जाए तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हमारे 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं हमारे उच्च सदन में? 245। ये जो 245 राज्यसभा के सदस्य हैं इनमें से जो 233 सदस्य हैं वो तो हमारे राज्यों से आती हैं। कहाँ से? राज्यों से। साथ ही 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। देखो जो हमारा जो उच्च सदन होता है राज्यसभा बच्चों, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इनके जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आप कहोगे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है भाई? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है यानी कि राज्यों के अंदर जो विधायक चुने जाते हैं, हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि एमएलए चुने जाते हैं, विधायक चुनते हैं। वो जो विधायक होते हैं वो मतदान करते हैं और वो मतदान करने के बाद में राज्यसभा के 233 सदस्यों को चुना जाता है। बाकी जो 12 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कला संस्कृति से, खेल जगत से या फिर विज्ञान जगत से। अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुन के राज्यसभा में भेजा जाता है। अब बच्चों बात आती है राज्यसभा के अध्यक्ष की, या राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। राज्यसभा के इसके सभापति कौन होते हैं ये बात हमेशा ध्यान रखना। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। यानी कि जब भी कोई उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने उपराष्ट्रपति का पद भी संभालेंगे, साथ में ही वो क्या करेंगे? राज्यसभा के अध्यक्षता का पद भी संभालते हैं। तो इस तरीके से हमने ये उच्च सदन पढ़ा। दोबारा से देखते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन से क्या तात्पर्य होता है बच्चों? कि इसका कभी विघटन नहीं होता, यानी ये कभी विघटित नहीं होता। आप कहोगे विघटित क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों इसके जो सदस्य होते हैं उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और इनके जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष के लिए चुनते हैं, लेकिन क्या होता है जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो एक ये कटोरा है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये कभी खाली नहीं होगा। क्यों खाली नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें से 2 साल में जितना पानी बाहर निकलता है उतना ही पानी इसके अंदर वापस डाल दिया जाता है। यानी कहें कि राज्यसभा में जितने लोग जाते हैं उतने ही वापस निर्वाचित होकर आ जाते हैं। इस तरीके से राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। सभी को समझ में आया? अब हम देखते हैं लोकसभा।
लोकसभा जो सदन होता है बच्चों, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन या जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि लोकसभा में वो प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? जनता के द्वारा किए जाते हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि होते हैं इसके जो सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के? वर्तमान में हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बच्चों? 545 सदस्य हैं लोकसभा में। इनकी अधिकतम संख्या हम 552 होती है, और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं इसके अंदर 543। वर्तमान में 543 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं, प्लस में जो 2 सदस्य होते हैं उन 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं और उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें जो 543 जो सदस्य हैं वो तो क्या है? 543 सदस्य हैं, वो 543 तो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। साथ में जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। और राष्ट्रपति किन सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा के लिए? एंग्लो इंडियन को। किनको? एंग्लो इंडियन को। सर्वाधिक जो संख्या इनकी हो सकती है, अभी है नहीं, अभी तो 545 ही है, लेकिन हो सकती है, वो हो सकती है 552, जिनमें से 550 तो निर्वाचित हो सकते हैं, प्लस में 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों लोकसभा जो हमारा जो सदन है वो जनता का सदन होता है। अब ये अस्थायी होता है। अस्थायी से तात्पर्य लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है, और हर 5 वर्ष के पश्चात दोबारा से सरकार का चयन होता है, दोबारा से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वो पुनः लोकसभा का गठन करते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। दोनों सदनों में अगर दोबारा से अंतर करें तो राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में जो वर्तमान सीटें हैं वो हैं 245, और लोकसभा में वर्तमान सीटें हैं 545। साथ में बच्चों एक अंतर और है, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इस तरीके से हम राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर कर सकते हैं। अब जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष ही कहा जाता है, या फिर स्पीकर कहा जाता है। आपने कई बार अगर सदन की कार्रवाई देखी हो टीवी के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे सदन के अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं सभी लोग बैठे होते हैं, सांसद, और सामने आपको एक मेज पर एक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको स्पीकर कहा जाता है। इस अध्यक्ष का चुनाव बच्चों जब लोकसभा का गठन होता है और जो पहली बैठक होती है उसमें सभी सांसद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये अब आपको एक बात अपनी तरफ से करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले आपको वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम लिखना है। आज के प्रश्न में राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, आपका उनका नाम लिखना है। और हमारे अभी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है उनका नाम भी आपको लिखना है। ये आपका क्या हो गया? आज का कार्य हो गया, जो आपको अपने हिसाब से ढूंढ के इन प्रश्नों के उत्तर को करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने हमारी पूरी संसद का परिचय प्राप्त किया। अब हम देख लेते हैं जो पिछले वर्ष आपने पाठ पढ़े थे, किसमें? राज्य विधायिका के तहत। उन पाठों के तहत आपने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आपको रिवीजन करने के लिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप उनको पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें पिछली कक्षाओं में पढ़े गए बिंदुओं से संबंधित प्रश्न हैं। ये इसलिए पूछ रही हूँ बच्चों क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो पुराना चीज़ पढ़ी हुई थी वो याद आ जाएगी, और हमारे जो अभी पाठ चल रहे हैं उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करके लिखना है। विधायक, जिसको हम एमएलए कहते हैं,
कौन होता है? आपने पढ़ा है पिछले कक्षा 7 के अंदर। उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। आपको इस प्रश्न में विधायक कौन होता है लिखना है, उसकी चुनाव प्रक्रिया लिखनी है, साथ में निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व जो शब्द हैं उन शब्दों को भी आपको क्या करना है, अर्थ का देना है। दूसरा प्रश्न है राज्य विधानसभा और संसद, जिसको हम लोकसभा के बीच में क्या अंतर है। राज्य विधानसभा आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, अंतर करना है। तीसरा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से काम केंद्र सरकार के हैं। बच्चों ये जो थे ये सूचियां बनी हुई हैं, हमने सूचियों के बारे में बात की थी कि 3 सूचियां हैं, उनमें अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो संघ सूची में आते हैं यानी कि केंद्र कानून बनाता है, और कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में आते हैं। तो आप इनके उत्तर अपने सूचियों के विषयों को देख के देंगे। तो इसमें है चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, ये काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार। दूसरा काम है मध्य प्रदेश में 8वीं बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। ये मध्य प्रदेश की 8वीं बोर्ड की कक्षाओं की बात है, तो ये काम कौन करेगा। तीसरा है अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी चलाने का जो काम है ये केंद्र सरकार करेगी या फिर राज्य सरकार। और अंतिम है 1000 रुपए का जो नोट है वो जारी किया जाएगा, किसके द्वारा जारी किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। निम्नलिखित शब्द कौन कौन से हैं, सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष रूप से। ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों को आपको इस पैराग्राफ में भरना है। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग डैश 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 यहाँ खाली भरना है, हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने डैश 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 को चुनते हैं। ये पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को डैश 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 नहीं देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। इनमें आपको इन शब्दों को भरना है। 5वां प्रश्न है पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं। प्रश्न ये कह रहा है कि जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अधिकतर 5 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि पूरे जीवन भर के लिए ही उनको चुन लिया जाए। तो इसका आपको एक उत्तर में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। 6ठा प्रश्न है सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं, अख्तियार यानी अपनाते हैं। तो वे कौन कौन से तरीके होते हैं। लोग सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी निभाने के लिए चुनाव ही नहीं करते बल्कि सरकार की जो सहमति और असहमति जताने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं उनको आपको सूचीबद्ध करके लिखना है। ये तरीके आप कहाँ से देख सकते हैं, अखबारों की कटिंग में भी देख सकते हैं, टीवी पे न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, किताबों में भी देख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर करो। अगले अध्याय में हम इस पाठ के अंतर्गत जो संसद है उसके बारे में और अध्ययन करेंगे, यानी संसद कौन कौन से कार्य करती है और संसद हमारे लिए जरूरी क्यों है और संसद में कौन कौन लोग अपना प्रतिनिधित्व दिखाते हैं, यानी कि संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार बटा हुआ है। तो चलिए आप इन सब